चलो देखो, आज हम विज्ञान के एक टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे, जनन। जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से होता है। सजीव जो है उनके कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हम सजीवों और निर्जीवों के अंदर अंतर पता कर सकते हैं। उन लक्षणों में से सबसे प्रमुख लक्षण है जनन। कुछ लक्षण सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो जनन का लक्षण है ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों के अंदर ही पाया जाता है, निर्जीवों में जनन नहीं पाया जाता है। जनन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। जनन के दो प्रकार, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, यानी जनक एक होता है, जबकि लैंगिक जनन में जनक दो होते हैं। लैंगिक जनन पादपों में और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है। तो आज हम पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनमें किस प्रकार से होता है। पादपों में लैंगिक जनन के लिए सबसे प्रमुख जो जनन अंग है वो होता है पुष्प। सबसे प्रमुख लैंगिक जनन जो अंग होता है पादपों में वो पुष्प होता है। पुष्प के जनन अंग कौन कौन से होते हैं, उनका नाम क्या है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब देखो, पुष्प की संरचना और उसके जनन अंग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। पुष्प जो होता है यहां हम उसकी संरचना बनाते हैं। ये एक पुष्प की संरचना है। तो पुष्प में जनन अंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्री केसर और एक पुंकेसर होते हैं। पुष्प की संरचना की अगर हम बात करें, पुष्प की जो ये नीचे पत्तियां होती है ये ग्रीन कलर की होती है, इनको पंखुड़ियां कहते हैं। ऊपर वाली जो कोई भी पुष्प जब खिलता है तो उसमें रंग बिरंगी पत्तियां आती है, तो ऊपर वाली ये जो पत्तियां होती है इनको कहते हैं पंखुड़ियां। कुछ पुष्पों में ये गुलाबी कलर की होती है, कुछ में पीले कलर की होती है, अलग अलग पुष्पों के हिसाब से इनका रंग होता है। जब ये पंखुड़ियां खिलती नहीं है तो ये खिलने से पहले इनके अंदर बंद रहती है, जो नीचे हरे कलर की पत्तियों जैसी संरचना होती है उनके अंदर बंद रहती है। इनको बाह्य दल पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज। जब पंखुड़ियां खिलती नहीं है उससे पहले ये इनके अंदर बंद रहती है, ये हरे रंग की होती है, इनको बाह्य दल पुंज कहते हैं। जब पुष्प पूरा खिल जाता है तो ये पंखुड़ियां इससे बाहर निकल जाती है। पुष्प में उनके जनन अंग है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्त्री केसर और एक होते हैं पुंकेसर। पुष्प के जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्री केसर और दूसरे होते हैं पुंकेसर। इन जनन अंगों के आधार पर भी पुष्पों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अब वो भाग कौन से होते हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम एक पुष्प की संरचना देखते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो पुष्प में जो जनन अंग दो होते हैं उनमें से देखो, आपने जब पुष्प को ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक तो उसके अंदर इस प्रकार की मटके जैसी संरचना होती है, ये होती है स्त्री केसर, इसको कहते हैं स्त्री केसर। उसके अंदर मटके जैसी जो संरचना होती है उसको स्त्री केसर कहते हैं। इस स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो होता है इसको कहते हैं वर्तिका।
सबसे ऊपरी भाग जो इसका मुंह जैसी संरचना होती है इसको कहते हैं वर्तिका। स्त्री केसर का मध्य भाग जो होता है नली जैसी लंबी संरचना इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। और स्त्री केसर का जो सबसे नीचे का भाग होता है इसको कहते हैं अंडाशय। स्त्री केसर जो है उसके 3 भाग होते हैं, एक वर्तिका सबसे ऊपर का भाग, मध्य का भाग। तो स्त्री केसर जो होता है उसका सबसे ऊपरी भाग होता है वर्तिका, मध्य का भाग होता है वर्तिकाग्र और सबसे अंत का जो ये भाग है इसको कहते हैं अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय के अंदर अंड कोशिकाएं स्थित होती है जो कि बाद में बीजों के रूप में परिवर्तित होती है। तो पुष्प का जो स्त्री केसर होता है उसके 3 भाग होते हैं जो मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। और पुष्पों में जो लंबे तंतु जैसी संरचनाएं होती है इनको कहते हैं पुंकेसर। लंबी संरचनाएं जो तंतु जैसी लंबी संरचनाएं होती है पुष्प में उनको पुंकेसर कहते हैं। ये भी एक जनन अंग ही है पुष्पों का। पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग पर कुछ पीले पीले चिपचिपे कण होते हैं जिनको परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो चिपचिपे तंतुनुमा संरचनाएं होती है उनको परागकण कहते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को एक पुष्प की संरचना, हमारे पास पुष्प है उसमें से आपको एक पुष्प की संरचना दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखो ये एक पुष्प है। जब ये पंखुड़ियां खिलती नहीं है तो खिलने से पहले इसके नीचे ये जो हरे रंग के पत्ते जैसी संरचना होती है, शायद दिख रही होगी आपको, या मैं आपको एक अलग करके दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो देखो हरे रंग के आपको पत्तियां दिख रही है, ये पुष्प जब खिलता नहीं है तो ये पंखुड़ियां खिलने से पहले इनके अंदर बंद रहती है जिसको बाह्य द्रव्यपुंज कहते हैं। पुष्प के खिलने के बाद में ये जो रंग बिरंगी पत्तियां होती है इनको हम पंखुड़ियां कहते हैं। अब जो पुष्प है उसके जनन अंग 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ये होते हैं पुष्प के जनन अंग, पुंकेसर और स्त्री केसर। इसमें ये जो ऊपर ही ऊपर पीले रंग के दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं परागकण। और ये जो लंबी तंतुनुमा संरचना होती है, ये जो आपको शायद दिख रही होगी, ये परागकण जो ऊपर से जुड़े हुए हैं ये होते हैं पुंकेसर और उसके भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग इसमें परागकण कहलाता है। मध्य में आपको ये जो लंबी नली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, ये ऊपर से इस प्रकार की होती है, इसको कहते हैं स्त्री केसर। इसके अंदर नीचे नीचे का जो भाग होता है वो भाग अंडाशय होता है और बीच का ये नली वाला भाग वर्तिकाग्र होता है और सबसे ऊपर ही ऊपर होती है वर्तिका। ये एक पुष्प की इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें इसके जनन अंग होते हैं। 2 प्रकार के जनन अंग होते हैं, एक पुंकेसर और दूसरा स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। पुंकेसर उसका ऊपरी भाग होता है परागकण और ये होते हैं इसके तंतु, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं पुंकेसर। अब पुष्प में जनन या कोई भी बीज बनने के लिए निषेचन का होना जरूरी है। निषेचन क्या होता है? देखो पुष्पों के ये जो परागकण हैं, ये जो परागकण हैं, ये परागकण चिपचिपे होते हैं। जब इनके ऊपर कोई कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियां या कोई पक्षी वगैरह बैठते हैं तो ये उनके पैरों के चिपक जाते हैं। जब वो उड़ करके किसी दूसरे पुष्प पर या उसी पुष्प के ऊपर आकर के बैठते हैं तो ये परागकण उनके पैरों से उतर करके इन वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंच जाते हैं। अंडाशय में परागकण और जो अंड कोशिका होती है वो आपस में मिलते हैं और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। तो देखो
निषेचन में पुष्प जो है, देखो ये जो पुष्प की संरचना है, इसमें से देखो ये जो है ये होते हैं स्त्री केसर, आगे वाले हिस्से होते हैं वर्तिकाग्र और इसके नीचे अंदर होता है अंडाशय। ये होते हैं पुंकेसर, ऊपर वाले होते हैं परागकण। जब कोई पक्षी आकर के इन पर बैठता है तो ये चिपक करके इसके अंदर गिरते हैं और उससे होता है निषेचन। देखो ये स्त्री केसर जो होते हैं वो होते हैं, इनके 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग है वो वर्तिका होती है, मध्य का भाग होता है वर्तिकाग्र होता है और इसके नीचे का भाग जो होता है वो अंडाशय होता है। और ये जो है वो होते हैं परागकण। तो देखो ये एक प्रकार की पुष्प की संरचना है। देखो आप ढंग से इसमें ये जो होता है ये तंतु होते हैं पुंकेसर के, ऊपर वाले परागकण और ये बीच वाले होते हैं तंतु। जो पुंकेसर होता है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो परागकण और एक तंतु होते हैं। तो इनसे मिलकर के ये पुष्प जो है वो बनता है, उनके जनन अंग बनते हैं। बैठो इस प्रकार। तो ये तो थी एक पुष्प की संरचना जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर 2 प्रकार के जनन अंग इनके होते हैं। और अभी हमने पुष्प की संरचना को जाना, अब हम देखते हैं उनमें जनन किस प्रकार से पुष्पों में होता है। तो जो परागकण जो होते हैं, पीले रंग के जो परागकण हमने अभी देखे हैं इस पुष्प में, ये चिपचिपे होते हैं। जब कोई पक्षी आकर के इनके ऊपर बैठता है तो ये उनके पैरों के चिपक जाते हैं, या हवा की वजह से ये परागकण उड़ करके जो पुष्प के वर्तिकाग्र होते हैं, ये परागकण उड़ करके या किसी के पैरों से चिपक करके पुष्प के वर्तिकाग्र में आकर के गिरते हैं। वर्तिकाग्र में वर्तिका से होते हुए ये पहुंचते हैं नीचे अंडाशय में। अंडाशय में जो अंड कोशिका होती है उसमें और परागकणों के मध्य संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी ये आपस में मिलते हैं। इस संलयन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन यानी कि परागकण तथा अंड कोशिका जो होती है अंडाशय में, उनके मध्य संलयन होता है, युग्मन होता है और उनके मिलने से युग्मनज बनते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन होने के बाद में ये जो पुष्प में युग्मनज बने हैं ये धीरे धीरे विकसित होते हैं और विकसित होने के बाद में अंडाशय जो है वो तो फलों के रूप में विकसित हो जाता है और जो निषेचन होकर के युग्मनज बने हैं इससे बीज बन जाता है। तो किसी भी पौधे में फल और बीज आने के लिए पुष्प का होना जरूरी है। पुष्प के अंदर निषेचन होता है और उस निषेचन से विकास होकर के युग्मनज का विकास एक बीज के रूप में होता है और जो अंडाशय है उसका विकास फलों के रूप में होता है, जिसका उपयोग आगे नए पौधे उगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से पादपों में है वो जनन की क्रिया होती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।